हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपका बीएड सेकेंड ईयर कानपुर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए बीएड सेकेंड ईयर का पेपर 4 जिसका नाम है एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग, है ना। तो बहुत याद नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। एजुकेशनल गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, यानी कि शैक्षिक निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। तो इसके अभी तक हमने टोटल 14 चैप्टर्स कर लिए हैं प्लस 1 18, यानी 18 भी कर लिया हमने। तो लास्ट के यानी बीच के हमारे 15, 16, 17 रहते हैं, तो इनको भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। सो आज आपका ये यानी कि जो हमारा पेपर 4 है शैक्षणिक निर्देशन एवं परामर्श, ये हमारा टोटली फिनिश हो जाएगा। तो ये समझ लो कि ये हमारा लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का, इस सब्जेक्ट का। ओके, तो बहुत ही अच्छे से पढ़िएगा और पीडीएफ आपकी अपलोड कर दूंगी मैं टेलीग्राम चैनल टीचर्स_क्रिएटर पर। सो स्टार्ट करें वीडियो। और इसमें हम 2 देखेंगे, एक तो अभियोग्यता परीक्षण देखेंगे, बुद्धि परीक्षण देखेंगे, यही सब चीज़ें हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 है, इनमें से किसका व्यक्ति के विकास में महत्वपूर्ण हाथ होता है? अभियोग्यता, पराधीनता, मित्रता या असफलता? तो किसका हाथ होता है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अभियोग्यता। हमारी एबिलिटी क्या है, इसका सबसे ज़्यादा रोल होता है व्यक्ति के विकास में। किसके लिए बालकों की अभियोग्यता को जानना बहुत ज़रूरी है? अपर कार्यकर्ता, निर्देशन कार्यकर्ता, परामर्शकर्ता या उपयुक्त सभी को? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जो निर्देशन कार्यकर्ता हैं, जो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, उनके बालकों की अभियोग्यता यानी कि जो बालक है उसका एप्टीट्यूड जानना बहुत ज़रूरी है। किन परीक्षणों के आधार पर ही बालक का भावी कार्यक्रम निर्भर होता है? तो वो होता है अभियोग्यता, ठीक है। अभियोग्यता के आधार पर ही बच्चों का भावी कार्यक्रम निर्भर होता है। बालक की अभियोग्यता के द्वारा किसको बालक के व्यवसाय, क्षेत्र या रोजगार में सफलता या असफलता से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है? मित्र, परिवार, अध्यापक या कर्मचारी? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा अध्यापक। अभियोग्यता यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट के द्वारा ही टीचर्स को बच्चे के व्यवसाय, क्षेत्र और रोजगार में सफलता या असफलता की जानकारी मिल जाती है। अभियोग्यता एक वर्तमान स्थिति है जो किस ओर संकेत करती है? भविष्य, भूत, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो सिंपल सा इसका एक ही आंसर होगा, ठीक है, वो भी क्या? भविष्य, ठीक है। तो भविष्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। एप्टीट्यूड टेस्ट भविष्य क्यों डिसाइड करता है। जैसे सिंपल सा समझो कि हमारा जब भी कोई टीचिंग एग्जाम होता है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है तो क्या होता है, हमारा एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इसका मतलब वो हमारा फ्यूचर डिसाइड कर रहा है, ठीक है। प्रश्न 6 है, इनमें से कौन सा तथ्य बालक की योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि कहलाता है? आज परीक्षा का दिन है, वह बालक जो जन्मजात वक्ता है, श्री राम जयंती मनाई गई, बालक की ऊंची आवाज़ है, ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? वह बालक जो जन्मजात वक्ता है, ठीक है। तो यह बालक की योग्यता, अभियोग्यता और अभिरुचि कहलाता है। अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह परिभाषा किसने दिया है? तो यह परिभाषा दिया है ट्रैक्सलर ने। किसने लिखा है कि अभियोग्यता व्यक्ति की दशा, गुण तथा गुणों का संग्रह है? यानी जो अभियोग्यता है ना, एप्टीट्यूड टेस्ट है, वो लोगों के यानी व्यक्ति के जो क्वालिटीज़ हैं उनका एक कलेक्शन है। बर्न ने कहा, थॉर्नडाइक, ट्रैक्सलर या मैरिल ने कहा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ट्रैक्सलर। अभियोग्यता को मापने वाले परीक्षणों को मुख्य रूप से कितने प्रकारों में विभाजित किया जाता है? 4, 3, 5 या 7? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 3। निम्नलिखित में से कौन अभियोग्यता परीक्षण का प्रकार नहीं है? ठीक है, तो कितने प्रकार हैं? 3 हैं, तो कौन सा नहीं है ये बताना है। तो अंतर्दर्शन परीक्षण, कारक विश्लेषण, न्यायिक परीक्षण या विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोग्यता? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? न्यायिक परीक्षण। ये जो है अभियोग्यता परीक्षण का प्रकार नहीं है। बाकी अंतर्दर्शन परीक्षण, कारक परीक्षण, विश्लेषण और विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोग्यता, ये तीनों ही अभियोग्यता परीक्षण के प्रकार हैं, ठीक है। किस प्रकार का अभियोग्यता परीक्षण कला, संगीत, क्लर्की, मैकेनिकल आदि व्यावसायिक क्षेत्रों से संबंधित होता है? अंतर्दर्शन, कारक विश्लेषण, विशेष क्षेत्र से संबंधित या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी विशेष क्षेत्र से संबंधित, ठीक है। तो इसका मतलब ये समझो कि सभी लोग तो गाना नहीं गा सकते हैं, सभी लोग मैकेनिकल, क्लर्क, तो ये क्या एक पर्टिकुलर फील्ड की बात हो रही है, तो ये हो जाता है विशेष क्षेत्रों से संबंधित अभियोग्यता परीक्षण है ये। किस प्रकार का परीक्षण व्यक्ति की प्रधान योग्यताओं का मापन करने के लिए किया जाता है? कारक विश्लेषण, सूक्ष्म विश्लेषण, विस्तीर्ण विश्लेषण या सीधा विश्लेषण? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा ए, यानी कि कारक विश्लेषण।
किस प्रकार के परीक्षणों के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के बैटरी परीक्षण आते हैं? कारक विश्लेषण, अंतर्दर्शन परीक्षण, सोशल परीक्षण या विशेष क्षेत्र वाला परीक्षण? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा अंतर्दर्शन परीक्षण में विभिन्न प्रकार के बैटरी टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है। दस्तकारी से संबंधित कार्यों में किसकी ज़रूरत होती है? हाथ की मांसपेशियों की तेज गति, हाथ और भुजाओं का तालमेल, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, यानी कि ए और बी दोनों। हाथ की मांसपेशियों की तेज गति और हाथ और भुजाओं का तालमेल होना चाहिए किसमें? दस्तकारी से संबंधित कार्यों में। ठीक है। दस्तकारी से संबंधित मापन में किन परीक्षणों का प्रयोग नहीं किया जाता है? चिमटी कुशलता, सोच विचार, अंगुली दक्षता, मिनेसोटा परीक्षण। ठीक है। तो राइट ऑप्शन आपको क्या दिख रहा है? सोच विचार, क्योंकि इसमें दस्तकारी में क्या हाथ चलाना है, भुजाएं चलानी है। ठीक है। तो चिमटी कुशलता तो होगा, उंगली भी हाथ में ही है, मिनेसोटा भी है, लेकिन सोच विचार परीक्षण दिमागी है तो ये इसमें नहीं होगा। छोटे छोटे विभिन्न पुर्जों के उठाने को किस परीक्षण के अंतर्गत रखेंगे? अंगुली दक्षता, चिमटी कुशलता, मिनेसोटा या अनुभव? तो सिंपल सा इसका एक आंसर हो जाएगा अंगुली दक्षता। ठीक है। तो छोटे छोटे विभिन्न पुर्जों को उठाने में हम अंगुली दक्षता परीक्षण को के अंतर्गत रखते हैं। किस परीक्षण के अंतर्गत व्यक्ति को मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जों को जोड़ना पड़ता है? मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण, स्टेनक्विस्ट का जोड़ने से संबंधित, अंगुली दक्षता या ब्लॉक परीक्षण? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेनक्विस्ट का जोड़ने से संबंधित परीक्षण जो है इसमें व्यक्ति को मशीनों के विभिन्न प्रकार के पुर्जे जोड़ने पड़ते हैं। किसमें? इसने स्टेनक्विस्ट का जोड़ने संबंधित। ठीक है। निम्नलिखित में से किस परीक्षण को कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है? मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण, अंतर्दर्शन परीक्षण? तो याद रख लो यही आपका हो जाएगा। मिनेसोटा कागज रूपी परीक्षण में कागज पेंसिल परीक्षण के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखेंगे। किस परीक्षण का प्रयोग पदार्थों के आकार, रूप तथा अंतर बताने के लिए किया जाता है? मिनेसोटा विस्तार संबंधी परीक्षण, संगीत अभियोगिता परीक्षण या कारक विश्लेषण परीक्षण? तो आकार, रूप और अंतर बताने के लिए किया जाता है। तो क्या हो जाएगा? मिनेसोटा विस्तार संबंधी परीक्षण में पदार्थ के आकार, रूप और अंतर को बताया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परीक्षण का प्रयोग ड्राफ्टमैन्स एवं उच्च तकनीकी से संबंधित व्यवसायों का परीक्षण देने के लिए किया जाता है? जॉनसन तथा कॉर्नर्स का ब्लॉक परीक्षण, यांत्रिक परीक्षण, मिनेसोटा, इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा जॉनसन तथा कॉर्नर्स का ब्लॉक परीक्षण जो है ब्लॉक परीक्षण आ गया। ठीक है। तो इसमें क्या है? ड्राफ्टमैन और उच्च तकनीकी से संबंधित व्यवसायों का परीक्षण किया जाता है। किसमें? ब्लॉक परीक्षण में। संगीत से संबंधित अभियोग्यता के बारे में जानकारी व्यक्ति के किन गुणों की उपस्थिति में नहीं होती है? यांत्रिक, व्याख्यात्मक, चित्रांकन, सामाजिक? ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक। ठीक है। तो इसका यहाँ पर कोई भी मेल नहीं है। ठीक है। तो इसमें इसकी ज़रूरत नहीं है। निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत किसी साज को बजाने के लिए सभी प्रकार के आवश्यक कार्यकलापों का ज्ञान आता है? यांत्रिक पक्ष, चित्रांकन, व्याख्यात्मक या अंतर पक्ष? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यांत्रिक। ठीक है। तो जब भी बजाने की बात होती है, मैकेनिकल होता है एक तरीके का, तो यांत्रिक पक्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी पक्ष के अंतर्गत कई प्रकार के विशेष अक्षरों की खोज आती है? तो विशेष अक्षरों की खोज आएगी तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या हो जाएगा? चित्रांकन हो जाएगा, है ना। मधुर लय, स्वर, ताल तथा एक रूपता निम्न में से संबंधित सहज आनंद किस पक्ष के अंतर्गत आते हैं? ठीक है। तो मधुर लय, स्वर, ताल ये सब किस में आएंगे डियर स्टूडेंट? तो ये आएंगे व्याख्यात्मक पक्ष में। अक्षरों की खोज आएगी चिंताकन पक्ष में। ठीक है। साज की जो सुर है वो आएगी यांत्रिक पक्ष में। शिशोर संगीतक परीक्षण बनाने का श्रेय किसको है? शिशोर संगीतक परीक्षण बनाने का श्रेय किसको जाता है? राइट आंसर हो जाएगा शिशोर को। इनके नाम से ही इसका नाम रखा गया था, शिशोर संगीतक परीक्षण। विंग का प्रमाणीकृत संगीतक बुद्धि परीक्षण किस देश में होता है? विंग का, ठीक है, प्रमाणीकृत परीक्षण किस देश में होता है? तो इंग्लैंड में होता है। शिक्षकों के लिए पांडे द्वारा निर्मित व्यावसायिक परीक्षण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखना इसको 1972 में हुआ था। ठीक है। तो ये हमने देखा 15। अभी हम देखते हैं 16 जिसमें है इंटरेस्ट टेस्टिंग यानी कि रुचि परीक्षण। ठीक है। रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट, इंटीसेट या मेजरमेंट। ठीक है। तो रुचि को अंग्रेजी भाषा में क्या कहते हैं? इंटरेस्ट कहते हैं।
रुचि किसी भी अनुभव में लीन होने तथा उसे चालू रखने की प्रवृत्ति है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान ने दिया है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बिंघम ने दिया है। रुचि एक प्रेरक शक्ति है जो किसी व्यक्ति, वस्तु या क्रिया के प्रति लगाव पैदा करती है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान द्वारा दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो ने। क्रो एंड क्रो जो है ये कहते हैं कि ये एक तरीके की ऐसी मोटिवेशन पावर है जो हमें उस वस्तु में लगाव पैदा करती है। सुपर ने रुचि को कितने प्रकार में विभक्त किया है? तो सुपर ने रुचि को 2 प्रकार में विभक्त किया है। कैसे याद रखोगे? सुपर से ऊपर वाला है ना, तो सुपर और ऊपर बस 2 ही प्रकार हैं, तो सुपर ने रुचि को 2 प्रकार में बांटा है। हॉल तथा मैकलिन ने रुचियों के कितने प्रकार बताए हैं? 2, 4, 7 या 3? तो याद रखना 3 प्रकार बताए हैं हॉल तथा मैकलिन ने। ठीक है। रुचियों के मुख्य रूप से कितने प्रकार हैं? तो कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? परीक्षित, प्रदर्शित, अभिव्यक्त या रुचि अनुसूची? तो याद रखना इसे कहते हैं परीक्षित रुचियाँ। ठीक है। जिसको हम किससे करते हैं? निष्पत्ति या वस्तुनिष्ठ परीक्षण द्वारा करते हैं तो उसे कहते हैं परीक्षित रुचियाँ। रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष होता है। किस विद्वान द्वारा यह भाषा दी गई है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्राइवर। ड्राइवर का मतलब है ड्राइवर, गतिशील, है ना। तो रुचि स्वभाव का गतिशील पक्ष किसने कहा? ड्राइवर ने कहा। रुचि शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? तो याद रखना इसका आंसर इंटरेसी। ठीक है। इंटरेसी ये लैटिन भाषा का शब्द है जिससे इंटरेस्ट बना है। रुचि किसी प्रवृत्ति का गत्यात्मक पहलू है। यहाँ गतिशील पक्ष था, अब यहाँ गत्यात्मक पहलू है। उपरोक्त परिभाषा किस विद्वान ने दिया था? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ड्रेवर। ठीक है। तो चाहे गतिशील पक्ष बोलो या गत्यात्मक पहलू बोलो, बात तो मूवमेंट की है, गति की ही है, तो ये हो जाएगा ड्राइवर, ड्राइवर चलाता है। ठीक। जिन रुचियों का मापन निष्पत्ति परीक्षणों या वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा किया जाता है उन्हें कौन सी रुचि कहते हैं? तो अभी ऊपर मैंने बताया निष्पत्ति परीक्षण या वस्तुनिष्ठ परीक्षण के द्वारा हम कौन से चीज़ों को देखते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षित रुचियाँ जो हैं उसको चेक किया जाता है। रुचियों के मापन की दिशा में सबसे पहले अध्ययन किस सन में हुआ था? तो रुचियों के मापन में अध्ययन सबसे पहले किस सन में हुआ था? तो डियर स्टूडेंट सबसे पहले हुआ था ये 1918 में। इंजीनियरों तथा सामाजिक एवं यांत्रिक रुचियों को मापने के लिए महत्वपूर्ण रुचि यंत्र का निर्माण किस सन में किया गया था? ठीक है। तो इंजीनियर और सामाजिक यांत्रिक रुचियों को मापने के लिए जो रुचि यंत्र बनाया गया था उसका निर्माण किया गया था 1921 में। वर्नर रे चौधरी रुचि परीक्षण का निर्माण किस सन में किया गया था? तो याद रखना 1957 में। ठीक है। 1957 में व्यावसायिक रुचि प्रयत्न तथा शैक्षिक रुचि प्रपत्र का निर्माण तथा मानकीकृत किसने किया था? तो 1957 में वर्नर रे चौधरी रुचि परीक्षण आया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप खुद ही बताओ मुझे। D.N. श्रीवास्तव एवं P.V. बंसल जो हैं इन्होंने ही इसका निर्माण और मानकीकृत किया था 1957 में। वर्नर रे चौधरी रुचि परीक्षण का जो कि 1957 में आया था। इंजीनियर और सामाजिक जो है वो 1900 आपका आया था ये 21 में। कूडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कुल कितने पद हैं? ठीक है। तो कूडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कुल कितने पद हैं? तो याद रखना कुल 168 पद हैं। झिंगरन ओझा रुचि सूची में कुल कितने प्रश्न हैं? तो झिंगरन ओझा रुचि सूची में कुल प्रश्न हैं आपके 200, 400, 700 या 800। तो राइट आंसर हो जाएगा 400। क्लीटन की व्यावसायिक रुचि सूची में कुल कितने पद हैं? 720, 520, 620 या 820। तो याद रखना 620 पद हैं क्लीटन की व्यावसायिक रुचि सूची में। ठीक है। तो कैसे याद रखोगे? कूडर के व्यावसायिक प्राथमिकता रिकॉर्ड में कितने पद हैं? कूडर। ठीक है। तो इसमें क्या आ रहा है? कूडर, है ना। डर एक तरीके से कैसे लिखा जा रहा है? ये डर, ऐसे ना, डर। तो ये 8 बन रहा है एक तरीके से, ऐसे याद रखना। तो 8 दूनी क्या होता है? 16, तो 168 हो जाएगा तो कूडर में। ठीक है। झिंगरन ओझा, तो झिंगरन ओझा है ना, नाम बड़ा अजीब सा है। तो क्या है इसमें? 400 कहते हैं ना झिंगरन ओझा, यानी कि
हाँ ठीक है, याद कर लो इसको अपने तरीके से। क्लीटन की व्यावसायिक रुचि में क्या है आपका राइट आंसर, तो ये हो जाएगा 620 पद। रुचि वह प्रवृत्ति है जिससे हम किसी वस्तु या क्रिया की ओर ध्यान देते हैं, उससे आकर्षित होते हैं, संतुष्टि प्राप्त करते हैं। यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है, गिलफोर्ड ने दी है। स्टीवर्ट तथा ब्रोनार्ड की विशिष्ट रुचि सूची में कितने प्रतिरूप शामिल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ नाम है साइंटिफिक जिन्हें आपको याद करना है। सन है जो याद ही करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो जिस तरीके से भी याद हो जाए इसको याद करने की कोशिश करिए। चैनल पर नए हैं ठीक है तो सब्सक्राइब करिए। ठीक है, अभी एक चैप्टर आपका और बचता है 17, अभिवृत्ति परीक्षण, एटीट्यूड टेस्ट। ठीक है, किसी का एटीट्यूड टेस्ट कैसा होता है ये जानना, तो कर लेते हैं। 20 क्वेश्चन हैं, फटाफट आज के ये लास्ट क्वेश्चन है, इनको ख़त्म कर देते हैं। किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की मात्रा ही अभिव्यक्ति है। उपरोक्त परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका थर्स्टन। थर्स्टन ने कहा कि जो हमारी पॉजिटिव या नेगेटिव इफ़ेक्ट हैं वही हमारा एटीट्यूड है। अभिवृत्त विचार, रुचि या उद्देश्य प्रकट करने का अधिक या कम स्थिर समूह है जिसमें निश्चित प्रकार के अनुभव के निहित होने की संभावना और उचित अनुक्रिया की तत्परता रहती है। यह परिभाषा किस विद्वान ने कहा, तो यह परिभाषा कहा था जेम्स ड्रेवर ने। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक वस्तु से संबंधित ऋणात्मक या धनात्मक प्रभाव की मात्रा ही अभिवृत्ति है, इसको कहा थर्स्टन ने। जब प्यास लगती है ना तो प्लस माइनस कुछ दिखाई नहीं देता है, थर्स्टन का मतलब प्यासा। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, तो धन ऋण कुछ नहीं दिखाई देता, क्या है क्या नहीं है। दूसरा, इसको कैसे याद रखोगे ड्रेवर को, अभिवृत्ति विचार, रुचि या उद्देश्य प्रकट करने का अधिक या कम स्थिर समूह है, स्थिर समूह है जिसमें निश्चित प्रकार के अनुभव के निहित होने की संभावना और उचित अनुक्रिया की तत्परता रहती है। जेम्स ड्रेवर, तो ड्रेवर है तो यहाँ स्थिर है तो उसको क्या करेंगे, खींचेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, याद रखना। सन 1927 में किसने सर्वप्रथम अभिवृत्ति मापन का कार्य प्रारंभ किया था, तो डियर स्टूडेंट थर्स्टन ने ही सबसे पहले एटीट्यूड मेजरमेंट का कार्य प्रारंभ किया था। अभिवृत्ति अनुभवों के माध्यम से व्यवस्थित वह संज्ञानात्मक संवेगात्मक प्रवृत्ति है जो नकारात्मक या सकारात्मक रूप से किसी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति अनुक्रिया करती है। उपरोक्त परिभाषा किसने कहा था, तो इसको कहा था रेमर्स यानी रोमेल और गेज ने कहा था। ठीक, अभिवृत्ति जो व्यक्ति, घटना, वस्तु, विचार के प्रति व्यक्त की जाती है उसे कौन सी अभिवृत्ति कहते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक, विशिष्ट या कोई नहीं, तो राइट आंसर हो जाएगा विशिष्ट, क्योंकि किसी व्यक्ति विशिष्ट के बारे में, किसी घटना, किसी वस्तु के बारे में कहा जा रहा है तो यह विशिष्ट अभिव्यक्ति होती है। अभिवृत्त जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना के बारे में सामान्य सामूहिक रूप में प्रकट की जाती है उसे कौन सी अभिवृत्ति कहते हैं, सामान्य, विशिष्ट, मानसिक या कोई नहीं, तो डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा सामान्य अभिवृत्ति। जब हम ग्रुप में बात करते हैं किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना के बारे में तो सामान्य अभिवृत्ति कहलाता है। लेकिन जब कोई घटना, वस्तु, विचार के प्रति व्यक्त की जाती है कोई अभिवृत्ति तो वह विशिष्ट होती है। ठीक है, जब विचार या वस्तु या व्यक्ति या घटना के प्रति व्यक्त की जाए तो वह विशिष्ट अभिवृत्ति होगी। लेकिन जो किसी व्यक्ति, वस्तु, विचार, घटना के बारे में सामान्य सामूहिक रूप में प्रकट की जाए वह सामान्य अभिवृत्ति होती है। जिस विधि में किसी बात से अन्य व्यक्ति, घटना, विचार, वस्तु आदि के बारे में प्रश्न पूछकर अभिवृत्ति की जाती है उसे कौन सी विधि कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि। ठीक है, मतलब सामने ही डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछकर, उसको देखकर उसको क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो वो प्रत्यक्ष प्रश्न अवलोकन विधि हो जाएगा। व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन किस विधि में किया जाता है, ठीक है, तुलनात्मक विभेदकारिता, प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि या योग निर्धारण विधि में, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में ही प्रत्यक्ष रूप से हम उसे देखकर क्वेश्चंस करते हैं। व्यवहारिक विधियाँ कितनी हैं, तो डियर स्टूडेंट्स व्यवहारिक 2 ही विधियाँ हैं। युग्म तुलनात्मक विधि का विकास किसने किया था, ठीक है, तो याद रखना इसका राइट आंसर हो जाएगा 1927 में थर्स्टन ने ही तुलनात्मक विधि का विकास किया था। समान उपस्थित अंतराल विधि का प्रतिपादन किसने किया था, समान उपस्थित अंतराल विधि, थर्स्टन, चेव, दोनों या कोई नहीं, डियर स्टूडेंट इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्स्टन और चेव दोनों ने ही मिलकर समान उपस्थित अंतराल विधि का प्रतिपादन किया था। तो जब भी याद रखना अभिवृत्ति की बात आए, एटीट्यूड की बात आए तो थर्स्टन का नाम नंबर 1 पे ही रखना, ठीक है, हर जगह वही है इसमें।
कौन सी विधि सहमत या असहमत 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मान पर पूछी जाती है? युग्म तुलनात्मक, प्रश्न अवलोकन, समान उपस्थित या अवलोकन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? समान उपस्थिति अंतराल विधि, क्योंकि 11 बिंदुओं वाले निर्धारण मान पर यानी कि फिक्स है, ये समान उपस्थिति अंतराल विधि है, तो ये हो जाएगा। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया था? लिकर्ट, थर्स्टन, चेव या कोई नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? लिकर्ट ने किया था। ठीक है, युग्म का किया था थर्स्टन ने, लेकिन योग निर्धारण विधि किया था लिकर्ट ने। योग निर्धारण विधि में निर्धारण मान के 11 बिंदुओं के स्थान पर कितने बिंदु रखे गए थे? ठीक है, अभी हमने देखा जो युग्म वाला था उसमें 11 बिंदु रखे गए थे, इसमें 11 बिंदु के स्थान पर कुल कितने बिंदु रखे गए थे? तो 11 बिंदु के स्थान पर इसमें 5 बिंदु ही रखे गए थे। किसमें? योग निर्धारण विधि में, जो लिकर्ट ने दिया था। स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादक कौन है? लिकर्ट, हेग, किलपैट्रिक, गटमैन। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा गटमैन जो है वो स्केलोग्राम विधि का प्रतिपादक है। विभेदकारिता विधि का प्रतिपादन किस सन में हुआ था? ठीक है, तो 1948 में ही विभेदकारिता विधि का प्रतिपादन हुआ था। विभेदकारिता विधि का प्रतिपादक कौन था? तो याद रखना किलपैट्रिक तथा एडवर्ड्स था। तो पहला युग्म हो गया जो थर्स्टन था, दूसरा योग हो गया जो लिकर्ट था, तीसरा स्केलोग्राम हो गया जो गटमैन था, चौथा विभेदकारिता विधि हो गई जो किलपैट्रिक तथा एडवर्ड्स हैं। सिमेंटिक डिफरेंशियल स्केल विधि का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो याद रखना ओसगुड ने किया था। गिलफोर्ड किस विधि को एब्सोल्यूट स्केल कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध अंतर विधि को गिलफोर्ड ने एब्सोल्यूट स्केल कहा है। किस विधि में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है? तो किस विधि में किया जाता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो प्रत्यक्ष व्यवहार अवलोकन विधि में व्यक्ति के व्यवहार का प्रत्यक्ष अवलोकन किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरीके से कंप्लीट होता है आपका पेपर नंबर 4। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, बट प्लीज़ वीडियो को शेयर करिए, जितना हो सके लाइक सब्सक्राइब करिए। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।